जॉन डी रॉकफेलर की स्टोरी अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री का पावरफुल चैप्टर है। एक सिंपल बैकग्राउंड का लड़का ऑयल इंडस्ट्री का किंग बन गया। उसने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, सिस्टम ही चेंज कर दिया। मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का बेस वहीं से शुरू हुआ। सप्लाई चेन कंट्रोल करना उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी। कंपेटिटर्स को कंसोलिडेट करना उसकी स्मार्ट मूव थी। लीगल स्ट्रक्चर को क्रिएटिवली यूज करना उसका वेपन था। आज की बड़ी कंपनीज भी वही फॉर्मूला फॉलो करती हैं। रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसका बचपन थोड़ा अनस्टेबल एनवायरनमेंट में गुजरा। उसके फादर रिस्की स्कीम्स में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन उसकी मदर डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस थीं। दोनों इन्फ्लुएंसेस ने उसकी पर्सनैलिटी शेप की। उसने बिजनेस को ऑर्डर लाने का टूल माना। वो कंपटीशन को वेस्टफुल समझता था। उसके लिए एफिशिएंसी सबसे बड़ा रूल था। 1859 में पेंसिल्वेनिया में ऑयल डिस्कवर हुआ। ऑयल रश स्टार्ट हुआ और लोग ड्रिलिंग में भागने लगे। मार्केट में प्राइसेस क्रेजी तरह से ऊपर नीचे होते थे। ओवर प्रोडक्शन और शॉर्टेज से केओस क्रिएट होता था। रॉकफेलर तब क्लीवलैंड में बुक कीपर था। उसने रिस्की ड्रिलिंग से दूर रहने का डिसीजन लिया। उसने रिफाइनिंग में अपॉर्चुनिटी देखी। क्रूड ऑयल को केरोसिन में कन्वर्ट करना स्टेबल बिजनेस था। लाइटिंग के लिए केरोसिन की डिमांड बढ़ रही थी। 1863 में उसने अपनी फर्स्ट रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया। उसने फोकस किया एफिशिएंसी और स्केल पर। जल्द ही वो क्लीवलैंड का टॉप रिफाइनर बन गया। कंपटीशन टफ थी और मार्जिन्स थिन थे। तब उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब सप्लाई चेन कंट्रोल करना। उसने बैरल मैन्युफैक्चरर्स खरीद लिए। उसने अपने खुद के टैंक कार्स बनवाए। रेल रोड से स्पेशल रिबेट डील्स नेगोशिएट की। कंपेटिटर्स को ऐसे रेट्स कभी नहीं मिलते थे। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसने कंट्रोल किया। कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई। वो राइवल्स से सस्ता बेच सकता था, फिर भी वो प्रॉफिट में रहता था। 1870 में उसने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ ओहायो बनाई। तब उसका मार्केट शेयर सिर्फ 4% था, लेकिन उसकी एम्बिशन 4% तक लिमिटेड नहीं थी। अब उसने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पर फोकस किया। हॉरिजॉन्टल मतलब कंपेटिटर्स को एक्वायर करना या उन्हें मार्केट से एलिमिनेट करना। 1872 में क्लीवलैंड कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ। कुछ लोग इसे क्लीवलैंड मैसेकर भी बोलते हैं। उसने रिफाइनरी ओनर्स को बाय आउट ऑफर दिया। प्राइस रीजनेबल होता था और मैनेजर्स को रिटेन करता था। अगर कोई मना करता तो प्राइस वॉर शुरू हो जाता। वो बिलो कॉस्ट बेचकर प्रेशर क्रिएट करता था। उसकी लो कॉस्ट एडवांटेज राइवल्स को तोड़ देती थी। ज्यादातर लोग आखिर में बेच देते थे। कुछ हफ्तों में क्लीवलैंड ऑलमोस्ट कंट्रोल में था। मार्केट शेयर जंप करके 25% हो गया। 1870s में उसने नेशन वाइड एक्सपेंशन स्टार्ट किया। सीक्रेट रिबेट्स और एग्रेसिव टैक्टिक्स यूज किए। बायआउट्स या प्राइस वॉर्स हर जगह रिपीट हुए। लेट 1870s तक 90% रिफाइनिंग कंट्रोल में था। स्टैंडर्ड ऑयल एक जायंट बन चुका था। लीगल रिस्ट्रिक्शंस प्रॉब्लम बनने लगे। स्टेट्स क्रॉस ओनरशिप अलाउ नहीं करते थे। 1882 में स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट क्रिएट हुआ। शेयर होल्डर्स ने अपना स्टॉक ट्रस्ट में ट्रांसफर किया। कंट्रोल एक छोटी ग्रुप के हाथ में आ गया। ये अर्ली होल्डिंग स्ट्रक्चर का मॉडल था। बाकी इंडस्ट्रीज ने भी ये सिस्टम कॉपी किया। अर्ली 1900s में डोमिनेंस पीक पर था। रॉकफेलर की वेल्थ अनबिलीवेबल लेवल पर पहुंच गई। आज के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एस्टिमेट होती है। पब्लिक बैकलैश भी बढ़ने लगा। जर्नलिस्ट आइडा टार्बल ने एक्सपोज पब्लिश किया। शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890 में पास हुआ था। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। स्टैंडर्ड ऑयल को इल्लीगल मोनोपोली डिक्लेयर किया गया। कंपनी को 34 पार्ट्स में तोड़ने का ऑर्डर मिला। लोगों को लगा रॉकफेलर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसके पास सब कंपनीज के शेयर्स थे। कंपटीशन से उनकी वैल्यू और बढ़ गई। एक्सॉन, मोबिल और शेवरॉन जैसे जायंट्स वहीं से निकले। बाद में कुछ कंपनीज फिर मर्ज हुईं। उसका वर्टिकल मॉडल आज भी यूज होता है। हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन भी कॉमन स्ट्रैटेजी है। होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर वाइडली अडॉप्टेड है। फिलैंथ्रोपी में रॉकफेलर फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ। मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन रिफॉर्म्स सपोर्ट किए गए। क्रिटिक्स वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उसका सिस्टम स्केल पर इफेक्टिव प्रूव हुआ। रॉकफेलर के प्रिंसिपल्स आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिंदा हैं।